अगर आपका माइंड क्रिटिकल थिंकिंग वाला होगा तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। ये न्यूज़ इसने मुझे दी है, मैं इसको और लोगों से कंफर्म कर लूँ या और रिसोर्सेज से कंफर्म कर लूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी आपका एक आइडिया है, ठीक है, आप उसको देखना चाह रहे हैं, आपने उसको लॉजिक के साथ देखना है, विदाउट फेवरेटिज्म। लाइक आप मेजोरिटी ऑफ द केसेस में कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तो उसमें कोई ना कोई फेवरेटिज्म आ रहा होता है, या आपकी अपब्रिंगिंग जो होती है वो उस डिसीजन को अफेक्ट कर रही होती है। आई थिंक मुझे लगता है कि एक रीज़न ये भी है कि आप अपने रिलीजन से दूर हैं या उस तरह प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे अपने रिलीजन को जिस तरह करना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर बाउंड्रीज बहुत हैं कि आप इसमें ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो आप जो है गलत साइड पे चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, इसके आउटकम्स क्या होते हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से में माशरे क्या में क्या चेंजेस आती चेंजेस हैं आती और क्या कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है, और लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से कौन कौन से माशरे में इश्यूज बनते हैं और जिनका जिनको लॉन्ग टर्म हमें फेस करना पड़ता है। तो इस हवाले से इस टॉपिक पर हमने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है। नुमान फारूक से, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एलेबोरेट किया, एक्सप्लेन किया और सम सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स के साथ उन्होंने चीज़ों को बताया कि क्रिटिकल थिंकिंग हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप की सराउंडिंग्स में जो चीज़ें चल रही हैं, आप थॉट प्रोसेस के बारे में समझना चाह रहे हैं, इंसानी साइकोलॉजी को, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना चाह रहे हैं कि वो क्या है, किस तरह काम करती है और किस तरह सही और गलत की पहचान करती है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब इसे फॉलो कर लीजिए ताकि आप यू डोंट मिस दिस वीडियो। जी नुमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सब सब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नुमान भाई, अपने बारे में पहले तो बताइए कि आपकी स्किल सेट क्या है, आपका प्रोफेशनल जर्नी क्या है, क्या आपकी मसरूफियत है? सर मैं प्रोफेशनल अगर कैरियर की बात करूं तो मैं जो हूँ एक एंड्रॉयड डेवलपर हूँ विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 4 इयर्स। लेकिन 4 इयर्स के बाद जो है आई हैव डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम जॉब, स्टार्टेड माय बिजनेस विद द नेम ऑफ बिजकोर। तो अभी जो है बिजकोर के नाम से मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो रन कर रहा हूँ। एंड अभी मैं रिमोटली जो है रन कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नियर फ्यूचर जो है आप फिजिकली भी अवेलेबिलिटी जो है वो देख पाएंगे। अच्छा नुमान भाई, क्रिटिकल थिंकिंग असल में है क्या, और इसके आउटकम्स क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, क्यों ये इतनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में? सर बेसिकली अगर हम स्टार्ट करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग है क्या? क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि आप फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी आपका एक आइडिया है, ठीक है, आप उसको देखना चाह रहे हैं, आपने उसको लॉजिक के साथ देखना है, विदाउट फेवरेटिज्म। लाइक आप मेजोरिटी ऑफ द केसेस में कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तो उसमें कोई ना कोई फेवरेटिज्म आ रहा होता है, या आपकी अपब्रिंगिंग जो होती है वो उस डिसीजन को अफेक्ट कर रही होती है। लाइक कोई भी डिसीजन ले लें आप, उसमें आपकी जो बचपन से प्रैक्टिसेस होंगी उसको लेके, अगर आप किसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को ले लें तो उसमें अगर आप कुछ थिंक करना चाह रहे हैं या प्रैक्टिकली उसको देखना चाह रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो आपकी बचपन वाली अपब्रिंगिंग है वो उसको अफेक्ट कर रही होती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या करती है कि आपको उस चीज़ से आज़ाद कर देती है कि आप अपनी फेवरेटिज्म को एक साइड पे रखते हैं और लॉजिक्स के ऊपर और फैक्ट्स के ऊपर जो है उस चीज़ के ऊपर थिंक करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि भाई मेरा डिसीजन नेक्स्ट क्या हो। सो इसके आप बेनिफिट्स अगर देखना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अच्छा, ने इसमें अनलॉक कर इसमें ली नुमान है। भाई एक चीज बताइए, क्या इसका कोई बाउंड्रीज के साथ भी ताल्लुक होता है? यानी मिसाल के तौर पे बाउंड्रीज तय की होती हैं, जैसे आपने अपब्रिंगिंग की बात की है बचपन से लेके, तो जी, जो बाउंड्रीज हमारे माशरे में, सोसाइटी में ऑलरेडी बनी हुई है, चाहे वो सेक्स की फॉर्म में है, चाहे पार्टी की फॉर्म में है, चाहे हमने जी, खानदान की एक बाउंड्री बनाई हुई है, उसके ऊपर भी तो जी। ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट होता है। क्रिटिकल थिंकिंग की अपब्रिंगिंग नहीं होती, हो पाती, फ्लरिश नहीं हो पाती।
जी, आई थिंक मेरे ख्याल से हर इंसान जो होता है उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी तो जरूर होती है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इसको अनलॉक नहीं कर पाते, क्योंकि आप अगर बचपन से उठा के देखें तो हमारे पेरेंट्स क्योंकि स्ट्रिक्ट रहे हैं। अगर आप मोस्टली, अगर आप 90 के किड्स की बात करें तो उनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ओपनली वो किसी में कोई डिसीजन नहीं ले पाते। ठीक है, उसकी वजह से जो है उनका माइंडसेट जो है बहुत ही लिमिटेड रह जाता है। सो बेसिकली उनको ये लग रहा होता है कि ये थिंकिंग उनकी थिंकिंग है, जबकि वो एक इंजेक्टेड थिंकिंग होती है उनके पेरेंट्स की तरफ से। सो ऑब्वियसली अब जब आपके ऊपर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होंगी, आपके पास ऑप्शंस ही नहीं होंगी, आप मोर ऑप्शंस को एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे, तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो फ्लरिश नहीं कर पाएगी। हम्म। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके आउटकम्स क्या है, और ये क्यों जरूरी है हमारी लाइफ के अंदर? सर बेनिफिट्स की अगर फर्स्ट में मैं प्रायोरिटी रखूं तो मैं बात करूंगा कि मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन को आप अवॉइड कर सकते हैं अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से। लाइक अगर आप एक सिनेरियो देखें, एक पर्सन है, उसने आप तक कोई बात डिलीवर की है, ठीक है। अब आपका माइंड जो है कि आपकी बाउंड्रीज सेट हुई या आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पा रहे, तो आप उस बंदे की बात पे यकीन कर लेंगे, बेशक उसने आपको फेक इंफॉर्मेशन या फॉल इंफॉर्मेशन जो है वो फीड की है। राइट। अगर आपका माइंड क्रिटिकल थिंकिंग वाला होगा तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। ये न्यूज़ इसने मुझे दी है, मैं इसको और लोगों से कंफर्म कर लूँ या और रिसोर्सेज से कंफर्म कर लूँ। तो इसमें क्या होता है कि जब आप ये चीज़ करते हैं तो जो लोग आपको मैनिपुलेट करना चाह रहे होते हैं, तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आप क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। जो क्रॉस वेरिफिकेशन है वो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है। दूसरा जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका कॉन्फिडेंस। जब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अनलॉक हो जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे चला जाता है। आपको खुद पे ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं मल्टीपल ऑप्शंस में सोच सकता हूँ। ठीक है। और मल्टीपल ऑप्शंस में सोच सकते हैं तो आपके पास कॉन्फिडेंस ये आता है कि मैं कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकता हूँ या उसका राइट डिसीजन ले सकता अच्छा, वैसे तो ये तो अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बात की जाए, तो जो हूँ। जी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तालीमात है, उसमें खास एक हदीस भी आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी बात के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि जो सुना उसे आपने आगे पहुंचा दिया। तो इसी में आप खास तौर पे बात कर रहे हैं कि भाई जो सुना हुआ है वो उसको क्रॉस वेरिफिकेशन उसकी करनी है, उसको क्रॉस चेक करना है, उसको अदर वेज के साथ अदर सोर्सेज से भी उसको कंफर्म करना है कि हाँ भाई जो मेरे सामने बात आ रही है, जो भी जहाँ जो जो से जो यानी जिस सोर्स से भी बात आ रही है उसको उसको क्रिटिकली एक्सेप्ट नहीं करना, उसको क्रिटिकली थॉट प्रोसेस के साथ उसको एक्सेप्ट करना है। जी जी, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये जो आपने बात की है कि रिलीजियस थिंकिंग भी या जो भी थिंकिंग है, इसमें आपकी वो बाउंड्रीज वाला बहुत ज़्यादा फैक्टर आ जाता है। हम्म। ठीक है, आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आपने क्वेश्चन किया कोई बचपन में, तो आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं सर, इस क्वेश्चन को आपने टच नहीं करना, ये डेंजरस टॉपिक है, आप इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर पाते। तो बस आपका वो माइंडसेट हो जाता है कि ये फील्ड जो है इसको मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया। हम्म। ठीक है। तो वो सम हो आपका नॉलेज जो है उस चीज में उस तरह से फ्लरिश नहीं हो पाता, ग्रूम नहीं कर पाता। आई थिंक मुझे लगता है कि एक रीजन ये भी है कि आप अपने रिलीजन से दूर हैं या उस तरह प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे अपने रिलीजन को जिस तरह करना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर बाउंड्रीज बहुत हैं कि आप इसमें ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो आप जो है गलत साइड पे चले जाएंगे। मेरे ख्याल से इस चीज को भी थोड़ा अनलॉक होना चाहिए और ये बाउंड्रीज थोड़ी कम होनी चाहिए। ऑब्वियसली जब उसको यानी उस प्रोसेस से गुजरेंगे, रीडिंग करेंगे, सोर्सेज से कंफर्म करेंगे, तो तब जाके ही पता चलेगा कि जो चीज़ें हमारे यहाँ आबाओ अजदाद से या बड़ों से या मुआशरे से जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, क्या वो एज इट इज़ है भी, या कि वो वाकईतन वो कंफर्म भी है या नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है बात आपकी इस हवाले से। अच्छा, जो इसको हम इस तरह देख लेते हैं मिसाल के तौर पे, अगर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, हमें जहाँ से अपब्रिंगिंग हो रही होती है, जहाँ पे हम ग्रोथ कर रहे होते हैं बचपन में ही, तो वहाँ यानी उसका कितना इम्पैक्ट होता है
यानी उनकी तो असल में जिम्मेदारी थी, यानी उसातजा जी की, स्कूल्स की, इवन के यानी अगर रिलीजियस स्कॉलर्स, जो जहाँ से भी हमने कुरान जहाँ से पढ़ा था, या जहाँ से हमने मुताला किया था, जहाँ से हमने नाजरा पढ़ा था, तो उनकी भी तो ये जिम्मेदारी थी, या उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपके अंदर, बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग के लिए फिजिबिलिटीज बनाए। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जी। तो इसके बारे में ऑब्वियसली नेग्लिजेंस तो हुई है उस स्टेज पे, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हमारी जनरेशन जो है इस टाइम बाकी वर्ल्ड को उस तरह से compete नहीं कर पा रही, क्योंकि अब एक वर्ल्ड है उसके पास क्रिटिकल थिंकिंग का एक गिफ्ट है, और उस गिफ्ट से हम महरूम हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपने एल्डर्स को देख लें, अगर आप उनके साथ डिस्कशन करें, तो मोस्ट कॉमन बात शायद आपने ये सुनी होगी कि वो हमें डिलीवर करते हैं कि जब हमारे पेरेंट्स आते थे तो हम उनसे क्वेश्चन नहीं कर पाते थे, हम बोलते ही नहीं होते थे क्या। लाइक वो इतना एक उनका टेरर होता था कि आप क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे हो। जब आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे तो आपका माइंड क्लियर कैसे होगा एक चीज को लेकर। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है, अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग हमारे एल्डर्स की डेवलप नहीं हुई, तो वो सेम प्रैक्टिसेस लेके उन्होंने हम पे इम्प्लीमेंट की, तो बहुत से यूथ है जो इस वजह से उनकी भी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप नहीं हो पाती। तो इसमें अगर हम इस पॉइंट पे बात करें कि हम क्या रोल इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक जो पास्ट में हो गया हम उसको तो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए नेक्स्ट हमें जो है पॉजिटिव चीज ऐड कर सकते हैं, हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस ऐड कर सकते हैं जिससे क्रिटिकल थिंकिंग जो है फ्लरिश। उसमें आप अगर मस्जिद का कल्चर कहते हैं या मदरसे का कल्चर करते हैं, तो उसमें जो भी आपको पढ़ाने वाले आपके टीचर्स हैं, उनका भी थोड़ा माइंडसेट ओपन करने की जरूरत है कि इट्स ओके टू क्वेश्चन। ठीक है, कि अगर वो कुरान पाक की किसी बात पे क्वेश्चन कर रहे हैं, या हदीस में से कोई चीज क्वेश्चन कर रहे हैं, या उनके किसी एक्ट के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं और उनके पास आंसर नहीं है, तो बजाय ये कहने के कि आप इस चीज को टच ना करें, ये आपको गुमराह कर देगी या गलत रास्ते पे ले जाएगी, उसकी बजाय आप अपनी भी इस्लाह करें, आप उस पर रिसर्च करें, अपनी इस्लाह करें, और फिर उस बच्चे को गाइड करेंगे। यस, आपने एक अच्छा पॉइंट रेज किया और मैंने खुद भी इस पे रिसर्च किया है, आप भी रिसर्च करें। अगर आपको कुछ मेरी रिसर्च से अलग कुछ आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है तो आप वो जरूर शेयर करें। और नेक्स्ट आपका आ जाता है फिर स्कूल लेवल पे। स्कूल लेवल पे क्योंकि आप कोई भी चीज डेवलप होती है तो वो बेसिक लेवल पे जाकर डेवलप होती है। ठीक है, तो आपको बेसिक लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी। बेसिक लेवल में आपका मदरसा कल्चर आ जाएगा और स्कूल कल्चर आ जाएगा। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी, और स्कूल लेवल से भी। स्कूल लेवल में आप ये कर सकते हैं कि कोई टीचर्स जो कि स्पेसिफिकली क्रिटिकल थिंकिंग के टीचर्स हैं, उनके लेक्चर्स होने चाहिए। जैसे आपके इंग्लिश, मैथ्स एंड फिजिक्स पे फोकस करते हैं, तो आप इस तरह के टीचर्स हायर करें, वो आप फिर लेके जाएंगे। आई थिंक एक सब्जेक्ट अगर ऐड हो जाए तो दैट वुड बी मोर गुड, कि स्टूडेंट्स जो है वो उसको अवेल करें इस अपॉर्चुनिटी को भी, और अपनी स्किल्स को, क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स को जो है वो अनलॉक करें। हम्म। अच्छा, ये बिल्कुल आपकी बात बजा है। मतलब मैं अगर अपने बचपन की भी बात करूं तो मैंने एक चीजें, मतलब एक चीज ये भी देखी है, मिसाल के तौर पे अगर कारी साहब से पढ़ते थे, या वहाँ कोई सवाल अगर क्रिएट होता था माइंड में, बचपन में मुझे याद है कि सवाल करते थे ये, तो वो लाल पीले हो जाते थे कि यार ये आपने सवाल कहाँ से ले लिया। इसी तरह हम जब यूनिवर्सिटीज में गए इवन के, तो वहाँ भी इस्लामियात के प्रोफेसर होते थे, तो उनसे जब कोई क्वेश्चन वगैरह करते थे तो वो भी इसी तरह ही लाल पीले हो जाते थे। और इवन के, यानी अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो डार्विन थ्योरी है, या इस तरह के और भी बहुत सारे नजरियात हैं जिसको बाद में इस्लाम ने, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या और भी साइंसदानों ने उसको रिजेक्ट किया, या और भी इस तरह के थॉट्स होती थी। तो उसके ऊपर भी जब हम बात करते थे तो यही जवाब अमूमन मिलता था कि भाई ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही बात है, यही लिखी हुई है, तो बस ऐसे ही चलना है, जैसे बड़ों ने बता दिया है, जैसे उस्ताजा ने, टीचर्स ने बता दिया, बस वैसे ही चलना है। तो ये असल में तो उनकी जिम्मेदारी भी थी कि यार वो फ्लेक्सिबिलिटी और फिजिबिलिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट करते, और जो फ्लरिश हुए हैं, या जो आप जैसे लोग
हम जैसे लोग जिन्होंने इस चीज के ऊपर थॉट प्रोसेस किया है, तो वो ये चीज को समझ लेते हैं या समझ सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी नौजवान तबका है जो कि इस चीज से महरूम है। तो आप उन्हें क्या मशवरा देते हैं ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर, फिर क्या करना चाहिए उन्हें? मैं अगर अपनी बात करूं कि मैंने ये क्रिटिकल थिंकिंग कैसे सीखी थी, तो उसमें मैं एक टीचर है मेरे, बहुत फेमस हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। फर्स्ट टाइम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैंने क्रिटिकल थिंकिंग अगर मैंने सीखी है तो उनसे सीखी है। तो आई वुड रेकमेंड कि आप उनकी स्पीचेस सुनिए। वो आपको क्रिटिकल थिंक करना बताएंगे, या आप उनकी वीडियोस देखेंगे तो ऑलरेडी आपके माइंड में वो चीज़ डेवलप हो जाएगी कि एक चीज़ को क्रॉस चेक कैसे करना है। मेन पॉइंट इज क्रॉस चेक, कि आपने ब्लाइंड बिलीव नहीं कर लेना, ट्रस्ट किसी भी चीज़ पे नहीं कर लेना, आपने क्रॉस चेक करना। और सेकंड जो मैं प्रैक्टिस करता होता था, वो मैं गांधी साहब को सुनता होता था कि अब इंजीनियर साहब का जो मोटिव होता है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है रिलीजन को लेके। अब ये एक आपकी साइड है, एक थिंकिंग की। अब उसको डिफरेंट ऑप्शन ट्राई करने के लिए मैं गांधी साहब को सुनता था, वो आपको थोड़ा सा मॉडर्न उसकी एडवाइस देते हैं या मॉडर्न टच देते हैं आपके इस्लामिक के इश्यूज के अंदर। एंड थर्ड वन इज साहिल अदीब, जो कि वो आई थिंक क्रिटिकल थिंकिंग के ऑलरेडी बहुत जो है काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो वो आपको एक टोटली ही डिफरेंट दुनिया में लेगा। तो मैं तीन जो स्कॉलर्स था उनका कॉम्बिनेशन यूज करता था हर चीज को थिंक करने के लिए, मॉडर्न वे, एक स्ट्रेट वे, और एक टोटली ही डिफरेंट जो आउट ऑफ द वे एक ऑप्शन होती है वो सोच के। और अब आपने जो एक बात की थी मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा, कि आप कह रहे थे कि हमारे बड़े जो हैं वो हमें ये कहते थे कि हमने अपने बड़ों से भी यही सुना। तो इसको मैं अक्सर इस तरह देखता होता हूँ कि जब हमारे प्रॉफिट थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो नबूवत मिली थी और उन्होंने नबूवत का दावा किया, तो आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं कि उनके जो बड़े थे वो भी उनको कहते थे क्या तुमने हमसे ज्यादा दुनिया देख ली है, या हमारे बड़े तो सदियों से ये करते हुए आ रहे हैं। तो ये हर जनरेशन में ही चलती आ रही है चीज। ठीक है, तो ये आपको जो है अपने माइंड को ही ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए आप यही बेसिक लेवल से जो आपको स्टेप लेने पड़ेंगे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि स्कूल लेवल पे आप जो है टीचर्स जो है उनके थ्रू सेमिनार्स करवाएंगे, सेशंस रखवाएंगे, जिसमें आप बच्चे हैं फॉर एग्जांपल नर्सरी लेवल पे या उससे भी नीचे लेवल पे, तो आप एक उनसे रैंडम क्वेश्चनिंग का सेशन रखवा लें कि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है जस्ट आस्क। ठीक है, उसमें टीचर उनको गाइड करे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और समथिंग इन अ गुड वे, कि उनकी वो स्किल जो है फ्लरिश होती जाए। नेक्स्ट जो पिछली जनरेशन ने गलतियां की थी वो हम ना करें, वो नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है, वो क्रिटिकल थिंकिंग माइंड उनका डेवलप हो पहले से। हम्म। अच्छा, इसमें थोड़ा मैं यानी ऐड करना चाहूंगा। मिसाल के तौर पे आपने कुछ पर्सनैलिटीज का तज़किरा किया, तो क्या ये चीज भी हमें कहीं ना कहीं बाउंड नहीं कर देती कि मिसाल के तौर पे दो पर्सनैलिटीज हैं, तीन हैं, अगर हम सिर्फ उन्हीं को ही फॉलो करते हैं या उन्हीं की ही बातों को सुनते हैं, और अदर जी पर्सनैलिटीज हैं, मिसाल के तौर पे और भी पर्सनैलिटीज हैं, जैसे मौलाना तारक जमील है, कैसर राजा साहब हैं, सेकुलरिज्म पे काम कर रहे हैं, ये इवन के इस लिहाज से बात करें। और अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सेकुलरिज्म की बात कर लें या दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो प्रोफेसर हुद है या इस तरह की और सेलिब्रिटीज हैं या पर्सनैलिटीज हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग जो एक दूसरा एस्पेक्ट भी देते हैं, जो कह लीजिए कि अपोजिट पहलू से भी बात करते हैं। तो क्या ख्याल है इस हवाले से, यानी क्या ये बाउंड्री भी नहीं हो जाती कि हम अगर किसी एक या दो या तीन पर्सनैलिटीज के ऊपर बात करते हैं और ये उन्हीं की बात करते हैं कि यार जो उन्होंने कहा है उसके ऊपर भी क्रॉस चेक तो होना चाहिए? क्या कहते हैं आप इसके बारे में? जी, ये मैंने ये जो नेम्स लिए हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, जो मैंने जिनसे क्रिटिकल थिंकिंग सीखी है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना केस जो था वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा था कि हम्म, मैंने इन लोगों से क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल फर्स्ट ठीक टाइम है। सीखी थी। कि इन बंदों की थिंकिंग ये है कि किसी ने कोई बात की है तो आप उसको क्रॉस चेक करें, और ऑब्वियसली उसके बाद मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की थी
क्योंकि कि मैं नुमान भाई हर देखिए पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू लेता था उसकी। नुमान भाई जी जी जो जैसे जैसे होता है ना, सेक्ट्स होते हैं, जैसे आप कह लीजिए कबीले होते हैं या पार्टीज होती हैं, सियासी पार्टीज की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं आपको बाउंड्रीज में वो धकेल देते हैं और बाउंड्रीज के अंदर आप रह जाते हैं। तो जो मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो पर्सनैलिटीज होती हैं इवन के वो भी आपको कहीं ना कहीं बाउंड्रीज में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि भाई आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर जाकर नहीं सोचना। तो ये भी एक सेक्ट की या जी जी। ये भी एक खास नजरिए की या वो एक प्रमोशन कह लीजिए या एक बाउंड्री वॉल होती है। मेरा इसमें थोड़ा डिफर पॉइंट है इस हवाले से। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जिसमें मेरा पॉइंट यही है कि आप हर पर्सनैलिटी जो है उसका पॉइंट ऑफ व्यू लें। हम्म। ठीक है। लाइक आपके पास एक प्रॉब्लम आई है। ठीक है। एक पर्सन है वो जस्ट अपने माइंड से सोचता है, किसी और बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेता। तो उसके हम्म। पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कितनी ऑप्शंस होंगी। फॉर एग्जांपल हम क्या देते हैं, उसने अपने माइंड से थिंक किया, उसके पास एक ऑप्शन है। ठीक है। वही एक पर्सन है, एक और पर्सन से मशवरा लेता है, उसके पास कितनी ऑप्शंस आ गई, टू ऑप्शंस आ गई। ठीक है। इसी तरह आप जितनी पर्सनालिटीज को सुनेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज को देखेंगे, आपके पास उतनी ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर आप हर उस ऑप्शन को जो है आप नोट डाउन कर लें। मैं स्टार्टिंग में नोट डाउन करता होता था कि हम्म। ये मेरे पास ऑप्शंस आ गई हैं। उसमें मैं अपने दिमाग का एनालिसिस करता था, माइंड का एनालिसिस करता था हम्म। कि मैं इनमें से कौन सी ऐसी थॉट्स हैं जो मुझे लग रहा है कि मैं अपने फेवरेटिज्म की बेस पे कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है। कि उनको मैं अपडेट कर देता था क्रॉस, उनको फेवरेटिज्म वाली ऑप्शंस को मैंने माइनस कर दिया। उसके बाद जो मेरे पास ऑप्शंस रही, उनके ऊपर फिर आपने क्रॉस चेक करना शुरू किया, बुक्स के अंदर कर लिया, इंटरनेट पे कर लिया। तो आपके पास एक वास्ट कह लें कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं सोचने के लिए। तो आपके पास जितनी ज़्यादा ऑप्शंस होंगी, आई थिंक आपका माइंड उतना ओपन होगा और उतनी डायमेंशन में सोच पाएगा। हम्म। बड़ी अच्छी बात आपने की है कि फेवरेटिज्म जहां भी आएगा ऑब्वियसली वहां आपको बाउंड्री लाइन में वो धकेल देगा और आप कह लीजिए कि आप नैरो माइंडेड बन जाएंगे। ऑब्वियसली फेवरेटिज्म जो है ना ये एक बड़ी खतरनाक चीज है, एक मोहलक चीज है क्रिटिकल थिंकिंग के जी अगेंस्ट। जी। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, मिसाल के तौर पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो उसमें बिजनेस के लिहाज से क्रिटिकल थिंकिंग कितनी हेल्पफुल होती है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बिजनेस में भी ये उसी तरह ही अफेक्ट करती है जैसे आपके बाकी मामलात में अफेक्ट करती है, क्योंकि बिजनेस में आपने ऑब्वियसली क्लाइंट्स के साथ डील करना होता है, डिफरेंट पर्सन के साथ डील करना होता है। तो उसमें भी पॉइंट वही है कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते कि क्लाइंट ने आपको एक चीज़ कही है तो आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके जो है उसके साथ डील कर लें। उस पर भी आप पहले उसका बैकग्राउंड वगैरह चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें कि ये जो वो आपसे डिमांड कर रहा है क्लाइंट, या जो अपने बारे में वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है आपको, वो उसमें कितनी सच्चाई है, या वो उसने जो आपके लिए रिक्वायरमेंट्स रखी है, प्रोजेक्ट वगैरह लेके आ रहा है, तो उसमें जो है, सॉरी, तो उस पर भी आप उसको क्रॉस चेक करें, वेरीफाई करें कि आपका क्लाइंट जो है कितना ऑथेंटिक है। और जो प्रोडक्ट्स या जो भी ये चीज़ें लेके आ रहा है, जैसे मेरे पास एक सिनेरियो आया था कि मेरे पास एक क्लाइंट थे, वो हमसे एक ऐप बनवाना चाह रहे थे। ये हम्म। लेट्स कोई ये ऐप बनवाना चाह रहे थे। अब उनसे मैंने क्रॉस चेक किया, बार बार मैंने उनसे पूछा कि आप ये ऐप स्कैम के लिए तो यूज़ नहीं करें। ठीक है, क्योंकि वो क्रिप्टो रिलेटेड ऐप जो है वो बनवाना चाह रहे थे उनसे। बिल्कुल। उन्होंने हमें कहा नहीं सर, हम आपसे जो है बिल्कुल भी जो है फ्रॉड नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि मेरी अब फील्ड है तो मुझे आइडिया था कि इस ऐप से रेलेवेंट मार्केट में कितने फ्रॉड्स चल रहे हैं। हम्म। ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे बजट दीजिए एक प्रॉपर ऐप का। तो ठीक है, मैंने क्लाइंट के ऊपर R&D की। ठीक है। और मुझे थोड़ा उनका बैकग्राउंड पता चला कि वो इस टाइप की एप्स पहले भी ही रेंट करते हैं, या उनकी कंपनी जो है वो इसी चीज़ के ऊपर चल रही है। हम्म। लेकिन ऑल दो मैंने उनको डायरेक्टली ये चीज़ कन्वे नहीं की। मैंने उनको बजट जो भी उन्होंने कहा था वो उनको बजट असाइन करके दिया।
तो वो क्योंकि एक्चुअल जो ऐप थी उसका बजट बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अगर आपने कोई फ्रॉड ऐप बनाई है या स्कैम ऐप बनाई है तो उसका बजट बहुत ज़्यादा कम है। जब मैंने उनको एक्चुअल ऐप का बजट दिया तो वो फिर दोबारा फिर उन्होंने मुझे जो है एक्चुअल बात बताई कि सर मेरा बजट तो नहीं है ये, मैं स्कैम ऐप बनाना चाह रहा हूँ, उसके लिए मुझे ये बजट मेरा ये बजट है। तो फिर मैंने उनसे माजरत की कि सर मैं तो स्कैम जो है वो आपको गलत नहीं करके दूंगा। तो यस, बिजनेस में भी आपको क्रिटिकल थिंकिंग जो है वर्क करती है और हेल्प आउट करती है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो आप उनको भी क्रॉस चेक करें और उसके ऊपर भी अपनी प्रॉपर वर्किंग करें और उसके बाद जो है आप किसी भी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो फिर हम्म। आप उसके साथ कंटिन्यू। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। हमारे मेरे भी एक्सपीरियंस में इस तरह की चीज़ें आती रही हैं। MLM मार्केटिंग है या इस तरह की जो चीज़ें होती थी, स्पॉन्जी स्कीम्स होती थी, ये अभी भी चल रही हैं, इस वक्त भी है। तो उन्होंने भी अप्रोच किया, ऑलमोस्ट एक दो लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि हम इस तरह की वेबसाइट्स बनवाना चाह रहे हैं, तो आप ये काम कीजिए। तो ऑब्वियसली अगर आप ने सिर्फ वही है कि यार जो आ रहा है, जो आ रहा है, जैसे आ रहा है, जैसे बड़ों से आ रहा है, जैसे बिजनेस में आ रहा है, आने दो, तो क्रॉस चेक नहीं करते आप, तो ऑब्वियसली फिर वहीं पे ही प्रॉब्लम आपके लिए भी बनना शुरू हो जाते हैं। और इवन के उसमें आपका अभी माइंड। इवन के अभी पॉडकास्ट के लिए मैं एक मतलब किसी को इनवाइट करना चाह रहा था, और मुझे उनकी पर्सनैलिटी, एक फीमेल थी, बड़ी उन्होंने मतलब इंस्पायर किया कि यार वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव है, और वो इसी तरह लाइक वीडियो के अंदर आके पॉडकास्ट लाइक चीजें जो वो करती हैं। तो मैंने उन्हें अप्रोच करने की कोशिश की। करने से पहले मैंने क्रॉस चेक किया, मैंने उनकी प्रोफाइल जाके देखी, और जब मैंने प्रोफाइल देखी तो मुझे फिर पता चला कि यार ये तो वही स्पॉन्जी स्कीम्स और जो MLM मार्केटिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग और इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो मैं ऐसी पर्सनैलिटी को क्यों अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करूंगा? तो मैंने फिर वो इरादा अपना तर्क कर दिया। तो बिजनेस के अंदर ऑब्वियसली आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस चीज को भी मद्देनजर रखना चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि लाइक अगर फॉर एग्जांपल मेरी क्रिटिकल थिंकिंग ना डेवलप हुई है थी तो उस केस में मेरा माइंडसेट वही होना था जो मुझे घर वालों ने या मेरे बड़ों ने फीड करना था कि बेटा मनी इज इम्पोर्टेंट, हम्म। आप मनी को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। मेरा माइंड स्टक हो जाना था, अच्छा जी एक पर्सन मुझे मनी ऑफर कर रहा, मैंने बस उसने जो मेरे से डिमांड किया मैंने उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर दी। तो उसमें मैं रिसर्च ना करता और ऑब्वियसली मैं फिर उसको ऐप स्कैम ऐप डेवलप करके दे देता। तो हम्म। लेकिन उसमें क्रिटिकल थिंकिंग मेरे ही काम आई कि मैंने उसको क्रॉस चेक कर लिया, फिर ये सिनेरियो जो है वो मेरे सामने आया। अच्छा, बड़ा मुख्तसर सा सवाल, इसका जवाब दीजिए कि डिसीजन मेकिंग में क्रिटिकल थिंकिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है? फैसला करना किसी चीज के लिए साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, नफ्सियात के लिहाज से, ह्यूमन साइकोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि यार जिसमें जज्बात ना हो, जिसमें ताज्जुब ना हो, जिसमें फेवरेटिज्म ना हो। तो आप इसके बारे में यानी कि फिर बड़ा आसान सा करके मुझे बताइए कि ये फैसला कैसे किया जाए, या क्या तरीकाकार हो कि यार ये सही है, ये गलत है, या ये मैंने चूज करना और ये मैंने चूज नहीं करना। पे आपने सही या गलत चूज करना है तो उसके लिए आपको पहले यही देखना पड़ेगा कि उस डिसीजन के पर्सपेक्टिव कितने हैं। ठीक है, अब आप एक ही आपके पास पर्सपेक्टिव है तो उसमें अगर कितने चांसेस हैं कि वो आपका डिसीजन सही होगा या गलत होगा। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, ये ऑलरेडी भी हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि जितने ज़्यादा ऑप्शंस रखेंगे आप, थिंकिंग डिफरेंट रखेंगे, एडवाइसेस डिफरेंट लोग से लेंगे, तो आपके पास उतनी ही ऑप्शन ज़्यादा होंगी और आप उतना ही प्रिसाइसली जो है वो डिसीजन ले पाएंगे। आप शॉर्ट लिस्ट करते जाएंगे, जैसे फेवरेटिज्म को शॉर्ट लिस्ट कर दी है। ठीक है, आप कुछ डिसीजंस हैं वो आप अपने मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, उनको शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। तो वो शॉर्ट लिस्ट होते होते एट द एंड आपके पास एक दो ऑप्शंस रह जाएंगी अ, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से। तो आपके लिए डिसीजन करना जो है वो काफ़ी इजी हो जाएगा इस वे में, बजाय इसके कि आप जस्ट आपका एक ही माइंड सेट है, कोई भी चीज़ है आपने उसी माइंड सेट के साथ उसको डिसाइड कर लिया, तो उसमें आपको हमेशा वो डाउट ही रहेगा कि आया मैंने ये डिसीजन
सही किया है, गलत किया है, बाल दफा आप डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद आपके माइंड में एक चीज आती है कि इसको मैं इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकता था। हम्म। तो वो चीज आप पहले अपना होमवर्क पूरा करें कि कोई प्रॉब्लम आती है, आप उसके हर एक पर्सपेक्टिव को देखें, फिर उसके ऊपर डिसाइड करें। तो आई थिंक दैट विल हेल्प यू आउट कि आपका डिसीजन जो है मोस्टली आई थिंक राइट ही होगा। हम्म। आ, नुमान भाई, बड़ी हेल्दी किस्म की डिस्कशन हमारी इसमें रही है। क्रिटिकल थिंकिंग, इसके आउटकम्स क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, हमारे मुआशरे में किस तरह क्रिटिकल थिंकिंग को दबाया जा रहा है और किस तरह फ्लरिश नहीं होने दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात की। और आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। आप सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स के साथ भी आपने चीज़ों को एलेबोरेट किया, एक्सप्लेन किया। और नौजवानों को ऑब्वियसली ये इससे इंशाल्लाह मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ भाई, आपने किस तरह से सही और गलत की, और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ किस तरह आपने पिक एंड चूज करना है, और किस तरह आपने सेलेक्टिव चीजें लेके चलनी है अपनी लाइफ के अंदर, जो 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 हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और माशरे की भी एक नीड है। तो बहुत ही हेल्दी और इंफॉर्मेटिव किस्म की गुफ्तगू आपके साथ रही है। तो नुमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक हमें एक अपना खास टाइम दिया, प्रीशियस टाइम दिया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। मैं आपका भी थैंक यू मैं करना चाहूँगा कि आपने मुझे पॉडकास्ट में जो है इनवाइट किया, और हमें जो है इस टॉपिक को टच करने का मौका मिला, जिसकी वजह से आई थिंक यूथ को जो है आई थिंक काफ़ी फायदा पहुंचेगा, और जी मुझे इंशाल्लाह। दिली खुशी होगी, मेरा चलें। भी रोल प्ले करता हूँ इससे। चलें जी, थैंक यू बहुत सो शुक्रिया मच। जी, आपका थैंक यू। जी दोस्तों, पॉडकास्ट के आखिर तक साथ रहने पर मैं आपका मशकूर हूँ। अगर आप चाहते हैं इसी तरह इंफॉर्मेटिव और प्रोडक्टिव वीडियोस आपके सामने आती रहे, तो अपना हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम वालेकुम।